नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के स्पेशल सेशन में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और उन मूल अधिकारों में केवल एक क्लास हमारी लास्ट हुई थी और जिनमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को समझा था और कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों ने उसमें कवर किए थे। एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो मूल अधिकार होते हैं ये हमारे संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं। तो पहली बात आती है कि भाई यूएसए, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया है। दूसरा, इनका जो संवैधानिक प्रावधान है वो कौन से भाग में और कौन कौन से आर्टिकल्स में किया गया है। तो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जब मूल अधिकार या मूल संविधान में जब इनकी बात की गई थी तो 7 मूल अधिकार थे। इससे पहले हम एक क्लास और कर चुके हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये सारी चीजें हमने उसमें देख लिया था। भारत में इनका क्या इतिहास रहा, विश्व में इनका क्या इतिहास रहा। तो ये 7 मौलिक अधिकार थे और इन 7 में से वर्तमान में एक अधिकार को निश्चित कर दिया गया। तो अब हमारे 6 मूल अधिकार बचे हैं। जो मूल अधिकार निश्चित किया उसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 से हटा करके भाग 18 में इसको क्या बना दिया गया, आर्टिकल 300A में लीगल राइट, विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसके बाद भारत में जो अनुच्छेद 12 है हमारे संविधान में, उसमें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दे रखी है। अब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य क्या होगा, राज्य के अंग क्या होंगे, इनको समझते हुए फिर मैंने आपको बताया था कि भाई राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से निकाय इसमें शामिल किए गए हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें शामिल होंगी। वो सारी चीजें हमने आर्टिकल 12 के अंतर्गत देख ली थी। एक और चीज कि राज्य की जो परिभाषा है वो हमारे कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णित की गई है। तो आर्टिकल 12 में डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के संदर्भ में है। आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। आर्टिकल 152 में भाग 6 के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। फिर हमने देखा कि भाई जो हमारा आर्टिकल 13 है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शामिल की गई हैं। अनुच्छेद 13 को ही मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहते हैं और इसी को न्यायपालिका को ये आर्टिकल जो है वो मूल अधिकारों के प्रति एक सजग प्रहरी के रूप में दर्शाता है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर एक विधियां शब्द आया, तो विधियों में कौन कौन सी विधि आपकी शामिल होंगी, स्थायी विधि कौन सी है, अस्थायी विधि कौन सी है, प्रत्यायोजित विधि क्या होती है, विधि के गैर विधायी स्रोत क्या है, इन सारी चीजों पर बात कर ली थी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति आर्टिकल 13 इनडायरेक्टली हमारी जुडिशरी सिस्टम को देता है और आर्टिकल 32 के तहत हम लोग अपने मौलिक अधिकारों के संबंधी मामलों को कहां पर चुनौती दे सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। अब यहीं पर मैं आर्टिकल 13 को थोड़ा सा और अब हम लोग एक ब्रीफली तरीके से इसको पढ़ेंगे। अनुच्छेद 13 कि भाई अनुच्छेद 13 के कितने सब क्लॉज हैं और इन सब क्लॉजों को 4 भागों में बांटा गया और उन चारों सब क्लॉज में या सब आर्टिकल्स में कौन कौन से प्रावधान हमारे इसमें शामिल किए गए हैं। देखो, एक है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 13A, पहला सब क्लॉज अनुच्छेद 13A। दूसरा है अनुच्छेद 13(2), तीसरा है आपका अनुच्छेद 13(3), और इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 13(4). ये 4 सब क्लॉज हैं आर्टिकल 13 के। सब क्लॉज का मतलब जानते हैं, सब आर्टिकल बोल सकते हैं और इनमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत जो मूल भाषा है आर्टिकल 13 की वो ये है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां आती हैं या उनसे असंगत विधियां आती हैं। तो आर्टिकल 13(1) जो है ये किसकी बात करता है, ये बात करता है बेटा, आर्टिकल 13(1) बात करता है हमारा किसकी, कि जो हमारे संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान लागू होने से पहले जितनी विधियां हमारी प्रवृत्त थीं या लागू थीं और अभी भी वो वैसे ही लागू हैं जो संविधान से पूर्व लागू थीं, अगर वो विधियां मौलिक अधिकारों का क्या करती हैं, उल्लंघन करती हैं या मौलिक अधिकारों के असंगत हैं, तो ऐसी विधियों पर भाग 3 क्या लगा देगा, ग्रहण लगा देगा, उसको ढक देगा। अब कैसे ढकेगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले तो मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा आपको एक एक चीज। इसमें आती है आपकी संविधान पूर्व विधि। कौन सी विधि आती है, संविधान पूर्व विधियां। इसे हम लोग बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है कि ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने से पहले भी
लागू थी और आज भी लागू हैं। लेकिन जब वो विधियां, जब वो जो लॉज हैं, अगर वो आपके आर्टिकल 13 की किसी बात से लेकर के वो असंगत हो जाते हैं, तो ऐसी विधियों को उस सीमा तक ढक दिया जाएगा जिस सीमा तक वो आर्टिकल 13 का उल्लंघन करते हैं या उनका हनन करते हैं। तो इसकी पूरी भाषा क्या होगी कि संविधान पूर्व विधियां यदि भाग 3 के संदर्भ में असंगत हैं, तो वे उस सीमा तक ढक जाएगी जिस सीमा तक मूल अधिकारों के असंगत है। जिस सीमा तक मूल अधिकारों के असंगत है। इसे हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो ये आपकी संविधान पूर्व विधियां हैं और ये आपका मूल अधिकार है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और ये फंडामेंटल राइट्स है। तो मान लो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इस सीमा तक क्या लगा रहा है आपका, हमारे संविधान के आर्टिकल 13, या ये कहें कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत इतना जो लॉ है आपका, वो क्या कर दे रहा है, हमारे मूल अधिकारों के असंगत हो जाता है। तो मूल अधिकार उसको इस सीमा तक ढक देते हैं, इस पर ग्रहण लगा देते हैं। इसीलिए हम आर्टिकल 13 के सब क्लॉज ए को क्या कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत आपका एक सिद्धांत निकल के आता है, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन और ग्रहण के सिद्धांत को कौन से केस में स्थायी या स्थापित किया गया, तो एक केस का नाम याद रखिएगा। एक केस आया था आपका, कब आया था वो केस, वो आया था भीखाजी बनाम एमपी राज्य के नाम से। एक केस का नाम यहां पर याद रखिएगा, भीखाजी बनाम भीखाजी बनाम एमपी राज्य, मध्य प्रदेश राज्य। इस केस में आपका यह सिद्धांत दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका सीधा सा मतलब इतना सा समझिए, अगर संविधान से पहले की कोई विधि भाग 3 के अनुरूप नहीं है या भाग 3 उससे संगत नहीं है या उनके विचार मेल नहीं खा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि भाग 3 उसको उस सीमा तक क्या कर देगा, ढक देगा। वहां पर वो निष्क्रिय हो जाएंगी। तो निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि वहां तक उस पर एक ग्रहण लग जाएगा, जिसे हम आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। और आच्छादन का जो सिद्धांत है, ये कौन से कौन से केस में आया, भीखाजी बनाम पंजाब मध्य प्रदेश राज्य में। अब इस सब क्लॉज 2 में इसके अंतर्गत वो विधियां आती हैं जो संविधान लागू होने के बाद में प्रवृत्त हुई हैं, या संविधान के लागू होने के बाद में ऐसी विधियों को हम लोग कहते हैं संविधान पश्चात विधि या संविधानेतर विधि। कौन सी विधि आ जाएंगी इसमें, संविधानेतर विधियां। इसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब कि ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने के बाद में हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन करती हैं, उनका कोई भी पार्ट अगर मूल अधिकारों से संगत नहीं है, तो ऐसी विधियों को पृथक कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। इसी को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। इसी को क्या कहा जाता है, पृथक्करण का सिद्धांत। तो पृथक्करण का सिद्धांत कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 13(2) से। और इसी के तहत हमारी न्यायपालिका को एक शक्ति मिली जिसे हम लोग कहते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो यहां पर अगर संसद कोई भी एक्ट पारित करती है, कोई अधिनियम पारित करती है, और वो एक्ट का कोई भाग 3 के असंगत है, तो उस भाग को उस सीमा तक अवैध घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक भाग 3 के अंतर्गत वो असंगत है। या ये कह सकते हैं कि ऐसी विधियां
वहां तक असंगत हो जाएंगी जहां तक वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक या भाग 3 से लेकर के किसी भी मौलिक अधिकार के क्या है, असंगत है। अनुच्छेद 13 में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें वो विधियां बताई गई हैं जो विधियां मैंने आपको पहले से ही चर्चा की थी कि इसमें 4 प्रकार की विधियों का वर्णन किया गया है और वो 4 प्रकार की विधि आपके अनुच्छेद 13(3) में है। अब 13(3) के बाद में सबसे पहले एक केस आता है। मैंने आपको इसमें संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया है। देखो, स्थायी विधि संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो साधारण बहुमत से पारित की जाती हैं वो सारी विधियां हो गई। तो यहां सबसे पहले एक सवाल यह पूछा गया कि क्या इसमें एक केस आता है और केस ये आता है, केस का नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। शंकरी प्रसाद, या मैं इसको अगले पेज पर ले लेता हूं ताकि यहां पर पूरा ये आर्टिकल अपना सही से हो जाएगा। एक केस आता है सबसे पहले हमारे संविधान के इतिहास में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस केस के अंतर्गत पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। किसको चुनौती दी गई? पहला संविधान संशोधन। संशोधन 1951 को चुनौती। और यह सवाल पूछा गया, यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया, क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल है या नहीं शामिल है? और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या डिसीजन देता है उसको समझना। यहां पर यह पूछा गया, क्या अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन, किया गया संविधान संशोधन विधि है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है या नहीं? देखो, यहां पर 2 प्रश्न निकल के आते हैं। आर्टिकल 13(3) में जो विधि शब्द दे रखा है, जो लॉ शब्द दे रखा है, क्या आर्टिकल 368 के तहत हमारी संसद को जो संविधान संशोधन की पावर मिली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर मिली है, क्या वो विधि शब्द में शामिल है या नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर जो डिसीजन दिया वो डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहां पर लिखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल नहीं है। अब अगर विधि शब्द में शामिल नहीं है, इसका मतलब यह हुआ ना कि संसद अब क्या कर सकती है, किसी भी मौलिक अधिकार को हटा सकती है और किसी भी मौलिक अधिकार को जोड़ सकती है। इस केस के डिसीजन के तौर पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत या अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि नहीं है। यह डिसीजन आया और इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर संसद चाहे तो अब क्या कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बात समझ में आई? यहां तक एक डायग्राम से समझिए। यह है आपका आर्टिकल 13(3) और यह है आपका आर्टिकल 368। ये कौन सा है? आर्टिकल 13(3), यह है आर्टिकल 368। इसके तहत विधि है और ये आपका संविधान संशोधन, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों विधि शब्द में, यानी कि जो संविधान संशोधन है वो इसमें शामिल नहीं है।
अब जब इसमें शामिल नहीं है तो मूल अधिकारों में चेंजेज करने का या अमेंडमेंट करने का जो अधिकार है ये किसको प्राप्त हो जाता है? संसद को प्राप्त हो जाता है। और उसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि संसद ने संविधान संशोधन यानी कि भाग 3 में परिवर्तन किया है। ये पहला केस था। इस पहले केस में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि जो पहला संविधान संशोधन किया गया है, क्या संविधान संशोधन आर्टिकल 13(3) में जो विधियां शब्द है उसमें शामिल है या नहीं है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह विधि के अंतर्गत नहीं आता, विधियां अलग हैं और संविधान संशोधन अलग है। इसका दूसरा तात्पर्य यह हुआ कि अब संसद को यह अधिकार मिल गया इससे कि वो मौलिक अधिकारों में भी क्या कर सकती है? चेंजेज कर सकती है। अब इसके बाद में एक केस और आता है, सज्जन सिंह बनाम भारत संघ मामला। सज्जन सिंह बनाम भारत संघ मामले में आर्टिकल्स जो हमारा 17वां संविधान संशोधन हुआ था उसको चुनौती दी गई थी और उसको चुनौती दी गई। फिर से यह प्रश्न उठा कि क्या संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यह कहा कि आर्टिकल 368 अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द में शामिल नहीं होगा। धीरे धीरे मामला और बढ़ता है और बढ़ता है। उसके बाद में एक केस और आता है जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो 368 है वो अब विधि शब्द में शामिल होगा, कानून शब्द में शामिल होगा। और इसी के तहत संसद ने फिर क्या किया? 24वां संविधान संशोधन किया इसको चुनौती देते हुए। और 24वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक सब क्लॉज जोड़ा गया 13(4) और 13(4) में संसद ने स्पष्ट तौर पर संविधान संशोधन करके यह लिखा कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत आने वाली विधि शब्द में शामिल नहीं होगा। अब सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजंस को अगर संसद चुनौती देती है तो संसद को क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो वो दोनों तीनों केस आपको इससे संबंधित याद रखने हैं। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस आता है सज्जन सिंह बनाम भारत संघ 1965 मामला, जिसमें 17वें संविधान संशोधन 1964 को चुनौती दी गई थी। तो दूसरा केस सज्जन सिंह बनाम भारत संघ 1965। इस केस में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया। हमारा 17वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और फिर से एक प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया इसके अंतर्गत? कि क्या अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन है ये विधि है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या डिसीजन दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि नहीं है। क्लियर? अब यहां पर इंटरेस्ट आता है गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में क्या होता है? फिर से अनुच्छेद 368 को चुनौती दी जाती है और जब अनुच्छेद 368 को चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसको विधि शब्द के दायरे में ले आता है। जब सुप्रीम कोर्ट इसको विधि शब्द के दायरे में ले आएगा तब जाकर के संसद अपने आप की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने आप को पावरफुल रखने के लिए एक अमेंडमेंट करती है 24वां संविधान संशोधन 1971। और 1971 वो वर्ष था, 1971 से लेकर के 76 तक का इंदिरा गांधी की सरकार रही और इंदिरा गांधी की सरकार में ऐसे ऐसे बदलाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। 2 आर्टिकल्स जो आपने 42वें संविधान संशोधन का नाम सुना होगा, उसके तहत संसद ने अपने आप को पावरफुल रखने के लिए जितने प्रावधान वो कर सकती थी उसने किए। नंबर 3, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य।
1967। इसमें क्या हुआ? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 को अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि माना। अब इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि शब्द में शामिल होगा तो संसद संविधान के भाग 3 में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। और यहां यही स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अब संसद क्या नहीं कर सकती? संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद क्या नहीं कर सकती? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से कहानी शुरू होती है दोनों के बीच टकराहट की। अब संसद क्या करती है? 1971 में आकर के एक संविधान संशोधन करती है जिसका नाम था 24वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ इकहत्तर। और इस केस में आते आते एक नया प्रावधान जोड़ दिया आर्टिकल 13 में, जिसे हम लोग आर्टिकल 13(4) के सब क्लॉज के रूप में जानते हैं। और उस सब क्लॉज में यह प्रावधान किया गया, क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। और इस 13(4) में लिखा कि अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) के अधीन, अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि नहीं होगा, विधि नहीं माना जाएगा। इसका क्या अर्थ होता है कि भाई विधि नहीं माना जाएगा? ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पर संसद ने क्या कहा कि संसद को यह आर्टिकल पावर देता है कि संसद क्या कर सकती है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक या संविधान के भाग 3 में या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इस संविधान संशोधन से, 24वें संविधान संशोधन से संसद को यह अधिकार मिला। संसद संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। क्या इतनी सी बात समझ में आई यहां तक? 13(4) अपने आप में मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। और बाद में जोड़ा गया तो संसद ने अपने आप को क्या कर लिया? इसमें पावरफुल बना लिया। तो अब यहां पर यह जो आर्टिकल था, इसकी भाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद अनुच्छेद 368 के तहत, या एक पॉइंट यहां पर और ऐड करना है इससे पहले, इसको कब जोड़ा गया? इसको 24वें संविधान संशोधन उन्नीस सौ इकहत्तर के माध्यम से जोड़ा गया। और क्या प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन, अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि नहीं माना जाएगा। विधि नहीं माना जाएगा। क्लियर है?
इसका मतलब संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है या संविधान के भाग 3 में संशोधन कर सकती है। अब इसके बाद में एक केस और आता है, काफी इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक केस वो रहता है, और उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चौथा केस कौन सा आ जाएगा आपका, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में इन केसेज को ही सीक्वेंस से पूछ लेता है, इन केस को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो मैं यहां पर 4-5 केसों की बात कर रहा हूं, और उन 5 केसों में आप क्या कर सकते हैं, इनको सीक्वेंस से ईयर वाइज लिख सकते हैं, ताकि यहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि इस मामले में या इस वाद में 24वें संविधान संशोधन को, 24वां संविधान संशोधन 1971 को वैध माना गया। अब वैध मानने का मतलब क्या है कि जो संसद ने क्या किया था, अपने आप को पावरफुल बनाया था आर्टिकल 13(4) के अंतर्गत, उसके तहत अब संसद क्या कर सकती है, संविधान के भाग 3 में संशोधन कर सकती है। लेकिन यहीं पर एक शब्द आता है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट। अब मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है, अगर इसे वैध मान लिया गया तो क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधि नहीं है, विधि नहीं है। तो फिर विधि में शामिल कौन होगा, इन्होंने कहा कि जितनी विधियां आपकी आर्टिकल 245 में आती हैं, अनुच्छेद 245 के अंतर्गत शामिल विधियां केवल विधियां ही अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत, 13(3) के अंतर्गत विधि होंगी। क्लियर है यहां तक। अब 13(3) के अंतर्गत विधि होंगी, और यह भी कहा कि हमारी जो संसद है वो क्या कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। और इसी केस में एक शब्दावली निकल के आती है बेसिक स्ट्रक्चर की, मूल ढांचे की, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मीन्स ये हुआ कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे का मतलब ये कौन निर्धारित करेगा कि मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हमारी शामिल होंगी। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने रखी अपने पास, और कहा कि समय के अनुसार जितने भी प्रावधान लगेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उनको आगे चल करके क्या कर दिया जाएगा, इसमें शामिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित तौर पर यह तय नहीं किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत संविधान के कौन कौन से भाग या कौन कौन से प्रावधान शामिल होंगे। इसका दरवाजा खुला रखा गया कि आवश्यकता पड़ने पर जितने भी प्रावधान हैं उनको आगे हम शामिल कर सकते हैं। अब संसद ने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया, 42वां संविधान संशोधन। संसद क्या करती है, संसद एक संविधान संशोधन करती है, 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और इसके तहत हमारे अनुच्छेद 368 में दो सब क्लॉज जोड़े जाते हैं, अनुच्छेद 368(4) और अनुच्छेद 368(5). फिर एक केस और आता है, उस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स मामला, भारत संघ 1980, 4 नंबर 5। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
1980। इस केस में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अनुच्छेद 368(4) और अनुच्छेद 368(5) संविधान की मूल आत्मा या मूल ढांचे के खिलाफ हैं, इसलिए इनको अवैध घोषित किया जाता है। और आगे चल करके इसी केस में अनुच्छेद 368(4) व अनुच्छेद 368(5) को अवैध घोषित कर दिया जाता है। ये थी आपकी आर्टिकल 13 की पूरी कहानी। इन 5 केसों को आप लोग याद रखिएगा कि इन 5 केसों में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है, विधियां क्या हैं, विधियों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, संसद से संबंधित क्या क्या मामले आते हैं। तो इन सारे केसों से आपका ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो 13(3) के अंतर्गत विधि मैंने आपको 4 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी विधि बताई थी उनको एक बार मैं यहां पर फिर लिख दे रहा हूं कि हमारी 4 प्रकार की विधियों के अंतर्गत पहली विधि थी स्थायी विधि, जिनको हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। दूसरी कौन सी थी? अस्थायी विधि। तीसरी थी आपकी प्रत्यायोजित विधि। और चौथी थी विधियों के गैर विधायी स्रोत। विधियों के गैर विधायी स्रोत। ये आपका आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 जो संविधान लागू होने से पहले की विधियों पर बात करता है और कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की अगर कोई विधि भाग 3 के असंगत है तो वो विधि उस सीमा तक ढक जाएगी भाग 3 से जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसीलिए हम इसको ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। 13(2) का मतलब है संविधानेतर विधियां अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या भाग 3 का उल्लंघन करती है तो उस विधि को उस सीमा तक अवैध घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक, या उसको बाहर निकाल दिया जाएगा जिस सीमा तक वो भाग 3 के असंगत है। इसीलिए इसको हम लोग पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। फिर आता है आपका, और हाँ एक चीज और कि हमारे कौन से आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली है, तो आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 में मिलती है। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 इनडायरेक्ट रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसको देता है? हमारे जुडिशियल सिस्टम को देता है, सर्वोच्च न्यायालय को देता है। यहीं पर एक नोट करके आपको क्या पॉइंट लिखना है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यहां पर क्या लिखना है कि न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। ये शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत न्यायपालिका को प्राप्त है। न्यायपालिका को प्राप्त है। बस इतना सा पॉइंट इसमें और याद रखना है। कई बार क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू वाला जो मामला है ये इतना पेचीदा हो जाता है कि हमें लगता है कि इसका उल्लेख स्पष्ट तौर पर हमारे संविधान के आर्टिकल्स में किया गया है। और एक नोट करके यहां पर एक पॉइंट और मेंशन कर लेना है, वो ये कि जुडिशियल रिव्यू जो है या न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की पावर ये कहां से ली है? हमने यूएसए से प्राप्त की है या यूएसए से ग्रहण की है, वहां के संविधान से हमने प्राप्त की है। तो ये क्वेश्चन भी यहां से कई बार पूछ लेता है कि किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू के सिस्टम को पूछा गया। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, मैं भी इनको एक बार हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे चल करके। सब क्लॉज 13(1), सब क्लॉज 13(2), सब क्लॉज 13(3) और ये सब क्लॉज 13(4).
अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया, क्या डायरेक्ट रूप से हमारी जुडिशियल सिस्टम को ये पावर मिली है, नहीं। एक पॉइंट याद रखना है कि आच्छादन का सिद्धांत कौन से आर्टिकल से संबंधित है, पृथक्करण का सिद्धांत कौन से आर्टिकल से संबंधित है, किस केस में आया, और जो मूल ढांचे का मामला था, मूल ढांचे का जो मामला था ये किस में निकल के आया। तो मूल ढांचा आपका केशवानंद भारती मामले में निकल के आया था।